नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो संस्कृति विभाग के खिलाफ भूख हड़ताल पे अपने निवास स्थान पर बैठ गए हैं। और सवाल वही है, इससे पूर्व भी उन्होंने कुछ आरोप संस्कृति विभाग पे लगाए थे और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। तो फिर से एक बार मुलाकात कराते हैं नरेंद्र रौथान जी से। इनसे पहले भी संस्कृति विभाग में इन्होंने कई मुद्दों पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े किए और अब फिर से एक बार ये अपने निवास स्थान पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो कारण क्या हुआ कि इन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा और कुछ अहम बिंदु हैं जो आज रौथान जी बताएंगे कि जो उत्तराखंड के कलाकार हैं उन्हें किस तरीके से उनके साथ जो हो रहा है पूरे प्रदेश में उसको लेकर एक पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं। तो जानते हैं रौथान जी, क्या कारण है कि फिर से भूख हड़ताल पर आपको बैठना पड़ा, क्योंकि इससे पूर्व भी कई आरोप आपने संस्कृति विभाग पे लगाए थे, उसके बाद फिर लंबे समय के बाद फिर से एक बार भूख हड़ताल पर, क्या कारण है? पहले तो मैं उत्तराखंड हलचल का जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे निवास स्थान पर आए और काफ़ी लोग जैसे कि लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं कल से जो है कि भूख हड़ताल पे बैठ गया और इसलिए बैठ गया कि कल मैंने एक सूचना दी थी और मैं जहाँ पे शहीद स्थल है वहाँ पर जो है कि मैं धरने पे बैठ रहे थे और क्योंकि उच्च अधिकारी आए, कुछ लोगों से संपर्क हुआ, डीएम मैडम का जो है कि संदेश आया कि भाई यहाँ नहीं बैठ सकते। मुझे जो है कि जहाँ पर धरना स्थल बताया गया है वहाँ जाने को कहा गया है। लेकिन क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि उत्तराखंड के कलाकारों के हितों की बात थी, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है वो सरकार का मेरा अभी तक वो विश्वास है कि ये कर सकती है, इसलिए ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई न बने, इसलिए मैंने ये जो है कि निर्णय लिया कि मैं भूख हड़ताल पे उसी टाइम से चला गया था और अपने निवास स्थान पर ही मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। मैंने जो है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अपने व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप में भी हमने प्रयास किया कि कलाकारों की पहचान के लिए एक पहल हो, कलाकारों का रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है कि कलाकारों का चयन हो और ये चयन जो है कि ब्लॉक स्तर पर हो, ग्राम सभाओं से हो, जिला स्तर पर हो। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा इस संस्कृति का जो विभाग है और जिस संस्कृति से उत्तराखंड की पहचान देश विदेशों में होती है, आज उस संस्कृति का क्या हाल है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो क्या काम कर रही है। आपने देखा कि प्रत्येक विभाग के दूर दराज क्षेत्रों तक कुछ ना कुछ काम है। शिक्षा विभाग है, स्कूल है, स्वास्थ्य विभाग है, हॉस्पिटल है, समाज कल्याण है, घर घर गांव-गांव से पेंशन लगती है। लेकिन संस्कृति विभाग का मुझे अभी तक भी कोई जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय कोई कार्यक्रम दिखा दो कि इसके लिए ये नियम बना है। कोई नियम ही नहीं है। कोई रजिस्ट्रेशन का क्या वो होगा। और हमारे उत्तराखंड की जो परंपरागत जो संस्कृति है, जो जागरी प्रथा है, जो ढोल सागर है, जो कई प्रकार की जो विधाएं हैं, उनका ऑडिशन आकर लेगा कौन देहरादून में बैठ के? ढोल सागर का कोई ज्ञाता हो तो मुझे बता दो, उसका ऑडिशन कौन ले लेगा? हमारे उत्तराखंड के कलाकारों को चयन करने की आवश्यकता है, उनको सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन उनका ऑडिशन करना, इस प्रकार से ढकोसला करना, मुझे तो समझ नहीं आता। चलो, आप अगर ऑडिशन कर रहे हैं तो आप कम से कम इसका टाइमिंग 6 महीने का प्रचार प्रसार करो पूरे उत्तराखंड के अंदर। आप 3 महीने का प्रचार प्रसार करो। ऐसे क्या आफत आ गई कि एक हफ्ते के अंदर आप आनंद फानन में जो है कि बुला के लोगों को और ऑडिशन हो रहा है, जी तू भी आ जा, तू भी रजिस्ट्रेशन कर ले, तू भी रजिस्ट्रेशन कर ले, जब तक मैं हूं तब तक अपना सूचीबद्ध करा लो। ऐसे क्यों कह सकती हैं संस्कृति निदेशक? इसलिए कह रही हैं क्योंकि आज वो चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुकी हैं। उन पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, इतने भ्रष्टाचार उनके हैं कि उसको बचाने के लिए वो अपने समर्थन में कुछ लोगों को खड़ा कर रही हैं। दूसरी बात, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। मुझे आज सुनने में आया कि रेशमा शाह जी और इंद्र आर्या ऑडिशन देने के लिए आए हैं। इंद्र आर्या वो नाम है जिसने विश्व में कितने देशों में आज तहलका मचा दिया। आप समझ रहे हो, गुलाबी सरारा ने आज तहलका मचा दिया। लेकिन कल बड़े शर्म की बात है, संस्कृति विभाग को शर्म आनी चाहिए। जिस कलाकार को आपको सम्मान को देना चाहिए था, जिसको आपको अवार्ड देना चाहिए था कि उत्तराखंड का नाम आपने कराया, उसको आपने कटघरे में बुला के उसका ऑडिशन करा रहे हैं आप। ये कोई तरीका है? जब कोई उस पे होता तो उसको तो वीरता पुरस्कार दिया जाता, कोई बाघ से उसको बुलाया, इसको वीरता पुरस्कार दो। लेकिन एक कलाकार ने धूम मचा दिया और उसको अपना ऑडिशन देना, अपना परिचय देना पड़ रहा है संस्कृति विभाग में आके। धिक्कार है ऐसे संस्कृति विभाग को। इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि हमारे कलाकारों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता थी, हमारे कलाकारों को चयन करने की आवश्यकता थी। और आज देहरादून में संस्कृति निर्देशालय में बैठ के कलाकारों का चयन नहीं हो जाता।
आज आवश्यकता है पिथौरागढ़, धारचूला, त्यूणी, हटाल, जो विकट क्षेत्र है हमारे, उन क्षेत्रों की संस्कृति को अगर बचाना है तो उस संस्कृति को बचाने के लिए आपको उन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। उन क्षेत्रों में जो है आज हर प्रकार की जनगणना हो रही है, पशु तक की गणना हो रही है कि पशु कितने हैं, कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, लेकिन कलाकारों की कोई गणना नहीं है। आज हमारे हीरा सिंह राणा जी की स्थिति आप देख लो, कैसी स्थिति में वो गए। चंद्र सिंह राही जी की स्थिति देख लो, रीना रावत, भास्कर ध्यानी, कितने लोग गए। अभी जो है कि कई और कलाकार गए, अभी ये गीता नेगी, अभी देखो, जब कोई चला जाता है तब तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब तक उनका चयन करना, जब तक उनके स्वास्थ्य की वो होती है, तब तक किसी को कोई खबर नहीं है। हमारा मानना यह है कि सबसे पहले जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होने चाहिए, वहां से चयन होना चाहिए कलाकारों को, और उनको अगर आपने ग्रेड देना है, जब वहां से वो चयन होके आएंगे तब आप उनको यहाँ ग्रेड दो। अच्छा रोहतान जी, आप कह रहे हैं जो कलाकार हैं, और कलाकार सामने क्यों नहीं आ रहे इस चीज को लेकर? सवाल आपने कहा कि बहुत सारे ब्लॉक स्तर पे होने चाहिए, और कलाकार क्यों नहीं आ पाते, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि अपने हकों की लड़ाई आपने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो अपने मंत्री जी और सचिव साहब को भी दिए थे कि इस पर विषय पर सोचा जाए, और कलाकारों को क्या इस चीज की नहीं पड़ी है? ये एक बड़ा सवाल है कि नरेंद्र रौथान ही क्यों, और कलाकार क्यों नहीं आ रहे? जैसे इंदिरा आर्य का आपने नाम लिया, अपने रेशमा शाह जी का नाम लिया, तो क्या ये लोग नहीं है, ये इसके में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये कुछ तरीके ऐसे हैं कि बिना भटजी को ये देखना जो थोड़ा पॉपुलर है, इनको थोड़ा सा आके इनको कब्जा में कर लो, या इनको बोले यार ऑडिशन कर तो जोड़ देंगे, ये इस प्रकार के हैं। ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठा रहे आप। अगर मैं अभी आपको एक 2020 का 6 अगस्त 2020 का एक वो दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाएंगे हम। इतने कलाकार आए थे, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, दिल्ली, बंबई से कलाकार आए, और बिना भटजी के साथ हमने बैठक करी थी, और उसमें जो चीजों की हम बात कर रहे हैं उसमें तय हुआ था कि अब इस तरीके से काम होगा। उसी पे जो है कि आगे जाके प्रक्रिया हुई, उसी पे जो है कि संस्कृति मंत्री से जो कि सचिव साहब ने और निदेशक बिना भटजी ने उस पर घोषणा करवाई, उसमें एक कागज नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठाई, लेकिन उन आवाजों पे वो कुछ करती ही नहीं है। लोग हताश होके, निराश होके फिर जाके बैठ जाती है, यार कुछ तो होता नहीं है। दूसरा, कलाकारों की स्थिति दयनीय इतनी हो चुकी है, वो कहते हैं अगर बिना भटजी के खिलाफ अगर कुछ यहाँ पे जो है बोल देंगे तो कहीं हमारे कार्यक्रम कट जाएंगे, घर परिवार भी चलाना है। कलाकारों की बहुत दयनीय स्थिति है, वो अलग बात है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ समीकरण है, और इतने सालों से बिना भटजी जिस विभाग में बैठे हैं वो अच्छी तरह जानती हैं कि किसको किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए कहीं से जहां से आवाज उठती है तो उसको हैंडल कर दिया जाता है। इसी तरह मुझे भी हैंडल करने की कोशिश करी, लेकिन जब मैं हैंडल नहीं हुआ तो मुझे भी उन्होंने जो है कि कई लोगों के माध्यम से ऑफर भेजी गई, किसी के माध्यम से बोला कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, लालच दिया गया। लेकिन मैं इस लालच में नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस सिस्टम की लड़ाई को लड़ रहा हूं वो सिस्टम बनना चाहिए। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेरे ऊपर इस जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने जो मेरे पर केस दर्ज कर दिया। आप जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का जो है कि केस उन्होंने करा है, तो वो साबित कर दें। मैं आज आपको अगर वो कहेंगे तो उनकी बकायदा रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि उन्होंने उसके बाद मेरे को फोन करा, तो ब्लैकमेलिंग कहां से हो गई? उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता हो सकता है मैं कलाकारों के हित की बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें उन्हें एक और बोला मेरे को, एक फर्जी बिल, क्योंकि एक कार्यक्रम 2021 में उसके बाद माननीय महाराज जी के माध्यम से डीजी के आदेशों पे वो कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनकी अपनी लड़ाई थी। उसमें उन्होंने बोला कि नहीं इस आदमी का काम नहीं करना। मुख्यमंत्री जी के हमारे आवाज सुनो पाड़ो काम कार्यक्रम, आज 2,500 से ऊपर बच्चे हमारे पास है आवाज सुनो पाड़ो के मंच पर। हमने कहा था यार गरीब बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, ये कम से कम इसको है कम उसमें दे दो ऑडिटोरियम को। पहले तो इनको फ्री करना चाहिए था, हमने 5,000 में। मुख्यमंत्री जी के लेटर 2 बार इन्होंने फेंक दिए मेरे सामने कि नहीं ऐसे लेटर तो आते रहते हैं। आप ये बताइए, सीएम साहब ने इनको किसी निर्देश करा और उसके बाद ये लेटर दबा के बैठ गए। क्या इनको सीएम साहब को जवाब नहीं देना चाहिए कि इसमें इसलिए नहीं हो सकता है, या ऐसा हम नहीं कर सकते? देना चाहिए ना जवाब, लेकिन वो उनके लेटर पे डिसीजन ले लेती है और अपने पास दबा देती है। एक दूसरा, 5 बार आज सेमवाल जी, भगवान करे उनको जल्दी वो स्वस्थ हो और अपने हो, उनके साथ तबियत ठीक नहीं है, लेकिन 5 बार सेमवाल जी ने मेरे सामने फोन करा कुछ चीजों के लिए बिना भटजी को, एक बात नहीं मानी। जब तुम अपने उच्च अधिकारियों की बात नहीं मानती तो आखिर मानती किसकी आप? ये जो अभी ऑडिशन हो रहा है, इस ऑडिशन के इनके पास किसी भी प्रकार के अधिकार है ही नहीं कि ऑडिशन करा सकते हैं। बिना डीजी की अनुमति के, बिना सचिव की अनुमति के, या किसी भी प्रकार के बड़ा उच्च अधिकारियों की अनुमति से ये जो है कि ऑडिशन नहीं करा सकती। इनको अधिकार ही नहीं है, लेकिन अपने अधिकार सीमा से बाहर जाके आज ये ऑडिशन करा रही हैं और एक छलावा कर रही हैं उन कलाकारों के साथ भी जो आ रखे हैं, और जो नहीं आ पाए, जो वंचित रह गए, उनके साथ भी ये जो है कि एक छलावा कर रही हैं, क्योंकि वो करेंगे हमने तो ऑडिशन करा, तुम तो आए नहीं।
तो कैसे आएंगे भाई? एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड के अंदर एक खबर कैसे फैला दोगे? कैसे इसका व्यापक प्रसार नहीं करा आपने और उसके बाद आप ऑडिशन कर रहे हैं? तो ये सारी कहने की बातें हैं। इन लोगों ने अपने परमानेंट टेंट पंडाल वाला परमानेंट, साउंड वाला परमानेंट, दूसरा चीज परमानेंट, पोस्टर बनाने वाला परमानेंट, क्योंकि उन पे बहुत खर्चा आता है और वहां से इनको कमीशन मिलती है। आप ये बताइए, एक 2017 का हमने एक वाकया दिखाया था। गंगोत्री का एक कार्यक्रम था और 3 गाड़ियां गई गंगोत्री में, 3 इनोवा दिखा रखी हैं, और 3 इनोवा में 2 जो है कि वो तो 2 आदमी गए, 2 आदमियों के लिए 3 इनोवा गई, और 2 जो है कि फर्जी है। एक तो ऑटो रिक्शा है और दूसरा कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं इनोवा बना। तो ऐसे हजारों के फर्जी बिल इनका जब एक कार्यक्रम में बन रहे हैं, तो इसने अब तक के कार्यक्रमों के न जाने कितने इनके होंगे। इसलिए हम इस विरोध में बैठे हैं। और आज मैं भूख हड़ताल में जो बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं कि नियमित रूप से ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पे कलाकारों का चयन होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा होना चाहिए, उनके लिए नियमित रूप से काम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होगा। उनको उनके गांव में जो है कि कार्य क्षेत्रों में कार्यशाला चलाने का काम होना चाहिए। ये सारे पहले नियमावली बननी चाहिए, और नियमावली के आधार पर जो है कि आपको ऑडिशन करना है। ऑडिशन करके क्या कर लोगे? आपने कितने ऑडिशन, अभी आप देखो कि 274-75 के लगभग दल या कलाकार इनके यहाँ रजिस्टर्ड है, जिसमें कि मात्र जो 2011 और 2015 में जो ऑडिशन हुए थे, सुनने में आया, जो 2011 में हुआ वो ठीक हुआ, तो उसका वीडियो है। 15 में भी एक छोटा मोटा उस तरीके से हुआ। कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था कि ऑडिशन नहीं हो सकते। किस प्रकार, किस आधार पर ऑडिशन करोगे? लेकिन उन्होंने कोर्ट का भी जो है कि उसकी अवहेलना करी है, और उसके बाद भी उन्होंने ऑडिशन करे। लेकिन अब जो है कि ये 74-75 दल जो थे वो तो ऑडिशन के थे, लेकिन बाकी इन्होंने बिना ऑडिशन के अंदर कर दिए। वो कैसे अंदर कर दिया भाई? अगर माना 70 दल आपके ओरिजिनल तरीके से गए थे, बाकी 274 जो बाकी के लोग गए थे वो किस आधार पे गए? उनकी जांच करा दीजिए। और जब उस तरीके से आपने इतने दल अंदर कर दिए, तो आज ऑडिशन क्यों कर रहे हैं? उनको भी कर दो ना अंदर। तो कोई नियम नहीं है, वो जो चाहे जैसी मनमानी कर रही है, और सब आंख मूंद करके देख रहे हैं। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं, और शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इसमें जो है कि कार्रवाई करें, इसकी जांच करें, और जो ऑडिशन है उसको निरस्त करके सही तरीके का ऑडिशन करें, ताकि कलाकारों का हित नहीं हो। और मैं तो भूख हड़ताल में बैठा ही हूं जब से मैंने ये ज्ञापन दिया है। अगर ये हुआ तो मैं तुरंत जो है कि जल भी त्याग दूंगा, और जब तक इसका कोई भी फैसला नहीं निकलेगा तब तक मैं जो है कि कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अगर हो सकता है कि संस्कृति, इतने साल संस्कृति की सेवा के लिए मेरा अगर बलिदान होना पड़े तो मैं इसके लिए बलिदान हो जाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए किसी कलाकार को यहाँ पे और कोई ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लोग वहां पे थोड़ा बहुत उनकी रोजी रोटी का सवाल है। मेरे साथ बहुत सारे अगर संपर्क में बहुत कलाकार हैं, लेकिन अगर खड़े होंगे तो बेचारों की क्या पता, हो सकता है मैं ये लड़ाई जीत पाऊं, न जीत पाऊं, इसको कर पाऊं, लेकिन उनकी रोजी रोटी पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें हैं, और ये सब चीजों को लेके कई मुद्दे हैं, और ये पूरा वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे रखा है, ये हमने जो है कि संस्कृति मंत्री जी को देखा, सचिव साहब को दे रखा है। कई बार इस पे चर्चा हुई है और सबको बहुत पसंद आया है कि इस प्रकार का काम होना चाहिए। प्रधान जी, जब पिछली बार आपसे बात हुई तो बीना भट्ट जी से भी हमने संपर्क किया था, तो उन्होंने यही बात का हवाला जो आपने अभी बताया कि कुछ बिल हैं जिनको लेकर आप ये प्रेशर जिस तरीके की आपने कहा है कि ब्लैकमेलिंग और इस तरीके की प्रेशर बना रहे हैं। और दूसरा जो ऑडिटोरियम की आपने बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15,000 के करीब एक दिन का खर्चा शायद वहां पर आता है, तो उसमें वो 5,000 रुपए में आप शायद उनसे कराने के लिए बोल रहे थे। 2 बड़े प्रश्न जो उठाए कि वो लगातार विभाग पे दबाव बना रहे थे, तो इस कारण ये सारा विरोध हो रहा है। ये उस समय की बात है जब आपने प्रश्न चिन्ह उठाई टैक्सी के बारे में भी, क्योंकि जो टैक्सी की रिपोर्ट आई है उसमें जो टैक्सी सर्विस वाला है उसने गलती मानी है कि उसने गलत नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें शो किए हैं, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं जो अभी आप ने मुझे वो दिखाई थी। सवाल यही है कि जब उनसे पूछा गया इस विषय में तो उन्होंने यही बात कही जो आप मुझे बता रहे थे कि वो बिल जो 8 लाख रुपए का आपने एक कार्यक्रम जो अल्मोड़ा में कराया था वहां पर पेश किया था, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी और वो आए थे, इसमें सतपाल महाराज जी खुद मौजूद थे, एक घोषणा वहां से की थी। तो ये जो चीजें हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके 3 सवाल हैं, तीनों सवालों का मैं अलग अलग जवाब दूंगा। पहली बात कि अगर टैक्सी वाले ने बोला कि माफी मांग दी, टैक्सी वाले ने दी है रिपोर्ट, कोई बात नहीं, मान लिया मैंने, तो एक दिन में 2 आदमियों के लिए 3 इनोवा कैसे चली गई? इसमें क्या टैक्सी वाले की गलती है या विभाग की गलती मारो और उसकी पेमेंट निकली हुई है? एक बात। और दूसरी बात, अगर इसके इतने बड़े गुनाह करने के बाद माफी मांगने से अगर कोई माफ कर दिया जाता है तो आज उत्तराखंड में जेलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कैदी जो गुनाह कर रहे हैं वो माफ हो जाएंगे, उनका गुनाह माफ हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्राइम है, एक उसमें नहीं है, दुनिया भर के हैं। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये वो चीज नहीं है कि जो वो कह रही है कि उसने माफी मांग ली थी और इसने माफ कर दिया। इतने बड़े धर्मात्मा हो गए, सरकारी विभाग चल रहे हैं, अपने घर का वो बबूती नहीं चला रहे।
दूसरी बात, इन्होंने मेरे कार्यक्रम की बात करी। इन्होंने जो है कि मुझे जो है कि माननीय मंत्री जी के आदेशों पर हमारी जो है कि डीजी मैडम थी उस टाइम, स्वाति भदौरिया जी थी, उनके आदेशों से जो है कि उनके द्वारा मेरे से कहा गया था कि आप कार्यक्रम करो। बहुत कम टाइम रह गया था। उन्होंने मेरे को जो है कि व्हाट्सएप पे भी लिखा और निर्देशित करा था विभाग को, वो पेपर भी उन्होंने वहां पे मेरे सामने कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे से जो है कि डीजी मैडम ने कार्यक्रम कराया था, और वो कार्यक्रम जिसको ये फर्जी बिल बोल रहे हैं, इनका ये कहना है, उस केस में भी लिखा है और बाकी भी कह रहे हैं कि भाई मैं सूचीबद्ध नहीं हूं इनके विभाग में। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये कार्यक्रम मैंने करा और आप इसलिए उस बिल को रोका आपने कि मैं सूचीबद्ध नहीं हूं, और आप सूचीबद्ध ही लोगों को कार्यक्रम देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम हेमा मालिनी जी का हुआ था, क्या वो सूचीबद्ध है उत्तराखंड के संस्कृति विभाग में? कैलाश खेर जी के कई कार्यक्रम होते हैं, क्या वो सूचीबद्ध है? अन्य कई हिंदी के और बड़े लेवल के कलाकारों के कार्यक्रम होते हैं, क्या वो सूचीबद्ध है? पवनदीप रायोजन हो, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, प्रीतम भरतवाण जी, इनके भी कभी कार्यक्रम लगते हैं विभाग से, क्या ये सूचीबद्ध है? और अगर ये बिना सूचीबद्ध हुए इस प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं तो नरेंद्र रौथाण के लिए कौन सा अलग नियम निकाला इन्होंने? तो ये सरासर इनका जो है कि एक जिसको जो जैसा मिल रहा है उसके साथ वैसा छलाव कर रहे हैं, और कुल मिला के अपने जो जितने भ्रष्टाचार है इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आवाज उठा रहा है तो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ केवल इतना ही एक वो है कि वो मैं इनसे मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि मैं मैनेज नहीं होऊंगा। इतने सालों का जो मेरा अनुभव है, जो मेरी पीड़ा है कलाकारों के प्रति, जिन कलाकारों को मैंने देखा है, जिनकी समस्याओं को देखा है, तो मैं ऐसी बात में नहीं मान जाऊंगा। जब मैनेज नहीं हुआ तो ये मेरे पे अनगढ़ जो है कि आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने ब्लैकमेलिंग और उसका तक वो लगाया। एक तीसरी बात आप कुछ कह रहे थे अभी, मैं एक सवाल और था आपका, पता नहीं कुछ बात मैं भूल गया उसमें, लेकिन ये सारी चीज का था हाँ, ऑडिटोरियम का। आप मुझे बताइए, सांस्कृतिक विभाग संस्कृति को बचाने के लिए काम है। आज हमने एक वो करा कि हम पहाड़ के निःशुल्क बच्चों को ये काम करते हैं, और आप ये बताओ कि अगर ये भी किसी को बुलाते हैं, अभी कई वो हो कई और कार्यक्रम इनके चलते हैं, ये तो निःशुल्क दे देते हैं। हमने इनसे कहा पहाड़ के बच्चों को, पहाड़ की संस्कृति को, पहाड़ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम 5,000 में ये ऑडिटोरियम चाहिए, और वो भी हमने इनसे थोड़ी कहा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा था, और मुख्यमंत्री जी ने लेटर में लिखा कि इनको जो है कि 5,000 का दिया जा रहा है। उसको इन्होंने नकार दिया कि मुख्यमंत्री जी के लेटर को फेंक दिया कि भाई यहां से लेटर आते रहते हैं। हमारा रोज तो ये है ना, आप दो ना दो, लेकिन उसका सही तरीका तो बताओ, आखिर क्यों? तो हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ की संस्कृति के सरकारी भवन बने हैं, अगर ये उत्तराखंड के बच्चों के काम नहीं आ रहे हैं उस तरीके से, उनको आगे बढ़ाने काम नहीं, तो किसके काम आएंगे? तो ये हमारा मानना है, हमारी जो ये चीज है। दूसरा, करोड़ों का खर्चा करके इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना है। आप देखो वहां के जाले, मकड़ जाले वगैरह साफ हम कर रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, उसकी साफ सफाई की हम पैसे हम देते हैं। मतलब जब हमने ऑडी बुक कर दिया 15,000 में, और साफ सफाई के पैसे हम अलग से दे रहे हैं, मतलब ये हो गया कि मैंने जैसे किसी की गाड़ी बुक कर दी और उसका धुलाई वगैरह वगैरह मैं करूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमने ऑडी कर रखा है, साफ सफाई, उसका रख रखाव वगैरह वगैरह आपका काम होता है, लेकिन आपने उसको जो है कि ऐसे छोड़ रखा है जैसे आपका क्या जा रहा है, वो सड़ रहा है, टूट रहा है, सरकारी संपत्ति है। ये सारी चीजें हैं, इन्होंने बहुत सारे इनके घोटाले हैं। आप ये देखो कि पिछले आचार संहिता में मैंने एक और मुद्दा उठाया था, एक चपड़ासी का जो है कि इन्होंने आचार संहिता के दौरान प्रमोशन कर दिया साहित्य कला परिषद में। मैं आम जनता को यह समझाना चाहता हूं साहित्य कला परिषद में और भातखंडे में क्या फर्क है। जैसे हमारे पहाड़ में जनता इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, जिस प्रकार जनता इंटर कॉलेज का कर्मचारी राजकीय इंटर कॉलेज में नहीं जा सकता, राजकीय का प्रमोशन जनता में नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार वो जनता है कौन, साहित्य कला परिषद। इन्होंने एक चपड़ासी को साहित्य कला परिषद में जनता इंटर कॉलेज में कनिष्ठ बाबू बना दिया, वहां से उठाया और फिर भातखंडे का हेड बाबू बना दिया, वहां से वो ले आए, जो कि नियम ही नहीं है। ऐसे ऐसे इन्होंने गलत कारनामे करे और इन सबको दबाने के लिए काम करती हैं। इस प्रकार के बहुत सारे मामले वहां पर आप जांच करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस पे। आखिरी सवाल रौथान जी यही है, जांच का तो विषय वो जांच एजेंसी करेंगी, पर एक सवाल कि आगे क्या, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कब तक ये रहने वाला है? क्योंकि आपने कहा जब तक मांगे ये पूरी नहीं हो जाती, और उसके बाद क्या ये कोर्ट भी की शरण भी लेंगे क्या? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, जो अनियमितताएं हुई हैं, क्योंकि केस इन्होंने दर्ज करा है तो कोर्ट का रास्ता तो खुलता है। क्योंकि केस दर्ज करने का मतलब है कि ठीक है, केस हुआ तो उसको कोई, मुझे तो सर्टिफिकेट देना, मेरे माथे पे जो ब्लैकमेलिंग और धमकी देना जैसा कलंक लगा रखा है, उस कलंक को तो मुझे धुलाना, तो मैं कोर्ट जरूर जाऊंगा इस मामले को लेके। दूसरा, इन्होंने जो है कि एक जो, क्योंकि मैं कलाकारों के हित की बात कर रहा हूं, और इन्होंने क्या कर रखा है कि उस सारे मामले को एक बिल पे लाके, एक दूसरी चीज पे लाके उस पे अटका रहे हैं। तो ये सरासरी ने एक धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। मैं कलाकारों के हितों की बात कर रहा हूं, उनके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, चयन की बात कर रहा हूं, लेकिन ये उसको भटका के एक बिल पे ला रहे हैं।
तो पहले तो ये मुद्दा नहीं है, इन सबको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कलाकारों के हितों की लड़ाई चल रही है और कोर्ट का तो रास्ता बनेगा। मैं जरूर अगर वो होगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि जिस गलत तरीके से ऑडिशन कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कर दिया, मेरा काम है अभी जनता इसको संज्ञान ले, इस पे जनता जागे और पहाड़ की जो संस्कृति और सही में संस्कृति को बचाना है तो पहाड़ को उस तरीके से देखना पड़ेगा। ये विकट है, इसको जो है कि जिला स्तर या ब्लॉक स्तर या उन चीजों पे जाएंगे। और उसके बाद मेरा एक और वो है कि रही मेरी बात तो कई चीजें हैं, हमने उस पर इन्होंने मेरे जेब का बहुत सारा पैसा खर्च करवा रखा है, उसको इन्होंने कहीं वो कर रखा है। तो ऐसा है कि सही या गलत, अगर मैं कोर्ट इसलिए जाऊंगा क्या पता अगर मैं गलत हूं तो मुझे पता चलेगा कि यार मैं यहां पर गलत था। बिना भटजी के कहने से मैं सही और गलत नहीं हो जाता। और दूसरी बात, सही गलत का अगर ये ऑडिशन कर रहे थे और आवेदन करे हुए लोगों को इन्होंने बुलाया, तो कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले मैंने भी अपने सिंगल गाने के लिए संस्कृत विभाग में आवेदन करा था, तो मुझे क्यों छोड़ा गया? इसका मतलब आप अपने चहेतों को बुला रहे हैं, उनका ऑडिशन कर रहे हैं और जो तुम्हारे साथ जिनके विचारधाराएं नहीं मिलती उनको आप छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसका फैसला तो मैं माननीय कोर्ट पर ही निर्भर करता हूं। बिना भट्ट जी कोई नहीं होती मेरे उसमें फैसला कि ये था वो था, ये कहने को कुछ भी कर लेंगे अपने बचाव में, अपने भ्रष्टाचार और झूठों को छुपाने के लिए बहुत सारी बातें करेंगी। लेकिन इसका न्याय जो भी होगा, अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट उसके लिए वो करेगा और मैं कोर्ट तो जरूर जाऊंगा इस मामले में। दूसरी बात, जो आप भूख हड़ताल के बोल रहे हैं, मैं इस पे बैठा हूं तो मैं जब तक इसका किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं आ जाता, कोई डिसीजन इस पे नहीं होता, तब तक मेरी भूख हड़ताल रहेगी। ठीक है। तो ये सुना आपने, ये नरेंद्र रोथान जी थे, इन्होंने कहा है कि जो पूरा मामला है उसको लेकर और जो ऑडिशन अभी हो रहे हैं गलत तरीके से, उसको लेकर भूख हड़ताल पर है। इसमें जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये ऐसे ही यहां पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और सवाल यही है, जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, अगर उस पर जांच होती है, वो सिद्ध होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से संस्कृति विभाग पर बड़ा आरोप भी लगा है इसको लेकर, और बीना भट्ट जी को लेकर जो आरोप लगे हैं, उसमें कितनी सत्यता है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और कोर्ट की बात जो कही है कि कोर्ट की शरण में भी जाएंगे, अपने जो इनके राइट्स हैं, जो उनके उसमें, उसको लेकर ये कोर्ट की शरण भी जरूर लेंगे। तो हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।